गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स के सीरीज में 12 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होने वाला है ओपेक मेंबर्स के बारे में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जानेंगे, अनक्लोज के बारे में डिस्कशन होगा, वेरियस जोन्स को लेकर, इरावदी डॉल्फिन, स्पीसीज स्पेसिफिक क्वेश्चन रहने वाला है, सागर को लेकर एक क्वेश्चन होगा, इजराइल की लोकेशन जो है इसको लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोफोन क्या होते हैं, म्यूटेंट वायरस एंड टी सेल्स, इनको भी लेकर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। आई होप आपको YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा है, इन दैट सिचुएशन आपको यहां पर सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन होता है उस बटन को प्रेस करना है और उसके साथ साथ आपको जो ऑल बटन है उसको प्रेस करना है सो दैट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, आई होप आपने मॉक टेस्ट सीरीज जो है उनके टेस्ट लगाने शुरू कर दिए होंगे। प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, 100 डेज, 200 डेज, 2022, 2023, और अगर आप लास्ट 50 डेज के अंदर पूरे कोर्स को रिवाइज करना चाहते हैं देन 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन जो है, करंट अफेयर्स तो आप वैसे ही कर रहे हैं, 50 डेज के अंदर पूरा स्टैटिक पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हैं विद मिनिमम पॉसिबल टाइम। और इसके लिए आप exam.netmock.com पे जाकर प्री 50 कोड को यहां पर भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करेंगे? 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। जल्दी से टारगेट को सेट करें। ओके, कोशिश करिएगा अपर टू ब्रैकेट्स में आने की, और जो आपके नोट्स होंगे वो जब आप सेकंड और थर्ड टाइम वीडियो को देखेंगे तब आप बना लीजिएगा। फर्स्ट टाइम में कोशिश करिएगा सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देकर उसके करेक्ट आंसर को पहुंचने की। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग ओपेक। ओपेक को लेकर न्यूज थी, इसी वजह से ओपेक के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है। प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड हैज फॉलन अंडर 63 पर बैरल डॉलर फ्रॉम अ हाई ऑफ 70 पर बैरल। ये एग्जिस्ट करता था मार्च के अंदर और अभी गिर के 63 पर आ चुका है। अ रीसेंट रिसर्जेंस इन कोविड-19 इन्फेक्शन कपल्ड विद अदर कॉजेज जो हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये डिक्लाइन जो है देखा गया है। तो इसी वजह से ओपेक जो है, ये पर्टिकुलर बॉडी जो कि ऑयल के लिए जानी जाती है, ये न्यूज में थी और आपसे पूछा है ओपेक के जो ओरिजिनेटिंग मेंबर्स थे, जो ओरिजिनल मेंबर थे जब इसको बनाया गया था, तो वो कौन कौन से थे? क्या ईरान इसमें शामिल था? क्या इराक था? कुवैत था? सऊदी अरेबिया था? सोचिए, बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो ओपेक की बात करें तो ओपेक बेसिकली की प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होती हैं, और ये ऑयल को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या कम प्रोड्यूस करेंगे उससे डिटरमिन होता है ऑयल का प्राइस। जब इनको लगता है कि प्राइस गिर रहा है तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली कम कर देते हैं। इसी तरीके से जब आपको प्राइस को बढ़ाना होता है, कम करना होता है, ये जो आपकी ओपेक कंट्रीज हैं ये की डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। यहां पर जब ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ये चारों कंट्रीज उसके अंदर शामिल थी, लेकिन और भी जो कंट्रीज थी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है सिंस 1965 इट इज हेडक्वार्टर इन वियना। वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑल्दो ऑस्ट्रिया जो है वो ओपेक का मेंबर स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा ना। दिस इज अ यूनिक थिंग कि ओपेक के अंदर जो ओपेक का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, लेकिन वियना ऑस्ट्रिया जो है वो खुद ही ओपेक का मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का पूरा नाम है। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 कंट्रीज शामिल है। इसे 1960 में बगदाद के अंदर फाउंड किया गया था और 5 इसकी ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जो 4 आपके ऑप्शन में दिए वो थी, और 5वीं कंट्री थी वेनेजुएला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन 5 ओरिजिनेटिंग कंट्रीज ने से शुरू किया था। आज के टाइम में 13 कंट्रीज हैं। वियना ऑस्ट्रिया जो कि इसकी कंट्री नहीं है, मेंबर कंट्री नहीं है, वो वहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो यहां पे क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो इसके लिए एक यूनिक पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर बता दिए। फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि चारों कंट्रीज जो है इसकी ओरिजिनेटिंग मेंबर कंट्रीज थी। अदरवाइज बाकी कंट्रीज जो है आप यहां पर इस इंफोग्राफिक के अंदर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए को लेकर है। पूछा है कि ये कहां पर लोकेट करती है। ये हेग के अंदर है, वाशिंगटन डीसी में है, पेरिस में है, या फिर किसी और ही जगह पे लोकेट करती है। देखिए, आप जानते हैं 2012 से जो इटालियन मरीन्स हैं उन्होंने हमारे फिशरमैन को मारा था केरला कोस्ट के ऊपर, और तब से वो केस जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। तो इटालियन मरीन्स जो हैं उन्होंने
2 इंडियन फिशरमैन को गन डाउन किया था केरला कोस्ट के अंदर। फरवरी 2012 की न्यूज़ है, जब मतलब हम लोग तैयारी किया करते, तब हम लोग एग्जाम दिया करते थे, इतनी पुरानी न्यूज़ है। अब दोबारा से इस इशू को रीसर्फेस किया गया था और कहा गया था कि जब तक ये केस बंद नहीं किया जाएगा, जब तक जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है जो कि विक्टिम्स को दिया जाना था, जो कि अराउंड 10 करोड़ के आसपास सेट किया गया था, जब तक वो नहीं दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द केस अगेंस्ट 2 इटालियन मरीन्स जिन्होंने केरला कोस्ट के ऊपर 2 फिशरमैन को मारा था विल बी क्लोज्ड ओनली आफ्टर द कॉम्पनसेशन अमाउंट इज डिपॉजिटेड। जब तक कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं दिया जाता, केस को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पीसीए दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर 2019 जुलाई के अंदर ये केस पहुंच गया था और मई 2020 के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया दैट द मरीन्स विल नॉट बी ट्राइड इन इंडिया, कि जो मरीन्स हैं उनको इंडिया में ट्राई नहीं किया जाएगा, एंड विल फेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन इटली। तो उनको यहां पे बेनिफिट देते हुए, जो मरीन्स है उनको बेनिफिट देते हुए कहा कि उनके अगेंस्ट में जो केस है वो भारत में नहीं चलाया जाएगा, वो इटली के अंदर चलाया जाएगा। कोर्ट जो है इसी वजह से न्यूज में थी, इंडिया ने हालांकि इस चीज को अग्री नहीं किया। हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और यहां पर कोर्ट ने एक चीज और भी कही थी, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, कि इटली और इंडिया को दोनों को साथ में बैठकर जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है उसको सेट करना चाहिए और इटली को वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट पे भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। मेंस और इंटरव्यू के अंदर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देके बता दिया है कि हेग में जो पीसी है उसका क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हमारा खुद का क्या कहना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं दिया जाएगा केस को बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसर्निंग अनक्लोज। ठीक है, अब आप जानते हैं यूएस के अंदर रजीम चेंज हुआ है और रजीम चेंज पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, अब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो चेंज हो चुकी है। और अभी यूएस ने एक डिसीजन लिया है कि वो एक पेट्रोल एक्सरसाइज जो है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड रीजन के अंदर वेस्टर्न इंडियन ओशन में करेंगे। और इंडिया ने इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया है कि यूएस जो है बिना इंडिया से पूछे इंडिया के ईईजेड दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले नहीं हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को नहीं झेलना पड़ा, लेकिन अभी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट वन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और वो अभी तक इंडिया के फेवर में नहीं जा रही है। ठीक है, आते हैं अनक्लोज के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां पे इंडिया ने जब ये अपना प्रोटेस्ट रेज किया था यूएस के अगेंस्ट में कि यूएस जो है इस तरीके से हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमसे बिना पूछे इस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, विच इज वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। और जब हम इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन की बात करते हैं, मैरीटाइम लॉ की बात करते हैं, तो वहां पे अनक्लोज जो है उसका जिक्र जरूर होता है। तो अनक्लोज क्या है, 2 स्टेटमेंट्स यहां पे दी हैं, देख लेते हैं। पहला है यूएनसीएलओएस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हो सकता है। इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द यूज ऑफ वर्ल्ड सीज एंड ओशन, जो दुनिया के सीज हैं और जो ओशंस हैं, ठीक है, उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो अनक्लोज के अंदर दिया गया। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। अनक्लोज की बात करें, बेसिकली एक एक्रोनियम है जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी। इस कन्वेंशन को शॉर्ट में लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी कहा जाता है, और जो मैरीटाइम जितने भी इश्यूज होते हैं अनक्लोज उससे डील करता है। 1982 के अंदर ये इफेक्टिव हुआ था। देख लेते हैं यहाँ पर, अनक्लोज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, बिल्कुल सही, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सीज और ओशंस को कैसे डील करना है। ठीक है, और जो हमारा अभी इशू चल रहा है कि जो यूएस का डिसीजन यूएस ने लिया कि वो एक पेट्रोल करेंगे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, जिसको कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी जो डीलिंग उसकी करी जाएगी वो अनक्लोज के हिसाब से करी जाएगी, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्योंकि हमें हमारे हिसाब से इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है जब इंडिया को बिना कॉन्फिडेंस में लिए इस तरीके की एक्सरसाइज जो है यूएस के द्वारा हमारे ही रीजन के अंदर करी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर अनक्लोज को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली इसी चीज को, मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर ही न्यूज में था। टेरिटोरियल जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये बेसिकली आपसे अगर ज्योग्राफी का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछना है वहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ सकता है, और करंट अफेयर्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से सोचे क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको इसको मैप के ऊपर बेसिकली एक ग्राफिक के थ्रू समझाऊंगा कि कितना कितना जोन होता है और उसके क्या क्या पर्पसेस होते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको नॉटिकल माइल्स के हिसाब से बताता हूँ, फिर बताऊंगा कि टेरिटोरियल जोन में क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं, कॉन्टिजियस जोन में एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, टेरिटोरियल जोन की जब हम बात करते हैं तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स।
तो यहाँ पे ये इंटरचेंज करके दिया, हालांकि कॉन्टिजियस जोन जो है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो सिर्फ सेकंड पेयर जो आपका है वो करेक्ट है। एक बार देख लीजिए इसे, ग्राफ के ऊपर भी कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप देखेंगे दिस इज द टेरिटोरियल सी, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का। देन कॉन्टिजियस जोन में जो अप टू 24 तक एक्सटेंड करता है यहां तक, ठीक है। देन आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये 200 माइल्स तक एक्सटेंड करता है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत करी जा सकती हैं। देखिए, जब हम टेरिटोरियल सी की बात करते हैं, कोस्टल स्टेट्स जो होते हैं उनकी पूरी सोवरेनिटी होती है, पूरी जुरिस्डिक्शन होती है टेरिटोरियल सी के ऊपर, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरी की पूरी जुरिस्डिक्शन, पूरी की पूरी सोवरेनिटी उनकी होती है। द राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट ऑल्सो ऑन द सी बेड। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर तो राइट्स एक्सटेंड करते ही करते हैं, सी बेड के ऊपर भी करते हैं। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, 12 नॉटिकल माइल से आगे बढ़ के हम कॉन्टिजियस जोन में आते हैं, जो कि 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये एक इंटरमीडिएट जोन होता है बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द हाई सीज। टेरिटोरियल सी जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है और आपका जो हाई सीज होता है उनके बीच का एरिया होता है। कोस्टल स्टेट्स के पास यहाँ राइट होते हैं टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल, इमिग्रेशन, सैनिटरी एंड कस्टम लॉज विद इन द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। तो यहाँ पे किसी को भी, कोई भी अगर आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या फिर आप उसको रोकना चाहते हैं इन्फ्रिंज करने से, तो वहां पे प्रिवेंशन का भी आपको राइट मिला हुआ है और पनिशमेंट का राइट भी मिला हुआ है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज कन्फाइंड टू कॉन्टिजियस जोन। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर यूएस अभी आ रहा है एक्सरसाइज के लिए और पेट्रोलिंग के लिए। सॉवरेन राइट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरेशन के लिए, किसी भी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कंजर्विंग के लिए, मैनेजिंग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग नेचुरल रिसोर्स हो, नॉन लिविंग हो, ये सभी इसके अंदर आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज, किस तरीके की एक्टिविटीज, चाहे वो एनर्जी के प्रोडक्शन की हो या फिर करंट या विंड्स को लेकर हो, वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आपको राइट्स, मतलब किसी भी राज्य को जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं, किसी भी कंट्री को, कोस्टल रीजन को, कोस्टल स्टेट को, कोस्टल कंट्री को ये राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। अनलाइक द टेरिटोरियल सी एंड द कॉन्टिजियस जोन, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स और 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओनली अलाउज फॉर द अबव मेंशन्ड रिसोर्स राइट्स। It does not give a coastal state the right to prohibit or limit freedom of navigation और overflight। तो नेविगेशन का जो लिमिटेशन होता है वो यहां पर अलाउड नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो यूएस कर रहा है वो नेविगेशन नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हाई सीज शुरू हो जाता है, जो कि नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड माना जाता है और वहां पर कोई भी चीज करी जा सकती है। बेसिकली सभी मैन काइंड के लिए वो रीजन ओपन रहता है, ठीक है। तो यहां पे एक बार आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द टेरिटोरियल सी, देन कॉन्टिजियस जोन, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड बियॉन्ड दैट, यहां तक जो है किसी भी कंट्री के राइट्स रहते हैं। फिर हाई सीज आ जाता है जो कि एक कॉमन रीजन माना जाता है, वहां पर इतनी ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इरावती डॉल्फिन स्पीसीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है और 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इजी क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके ठीक है। अभी बेसिकली क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स चिल्का लेक के अंदर देखा गया है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, कि यहां पर डबल हो गई है संख्या उड़ीसा कोस्ट के अंदर, और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो डॉल्फिन्स की संख्या यहां पे दोगुनी हो चुकी है। ये एक अच्छी न्यूज थी, इसी वजह से इरावती डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये भी चिल्का लेक में मिलती है, हो सकता है। देर ऑल्सो फाउंड इन म्यांमार, म्यांमार में पाई जाती है, मीकोंग रिवर में पाई जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यस, यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स जो आपकी हैं वो करेक्ट है। जो आपकी इरावती डॉल्फिन है, दिखाऊंगा किस तरीके से दिखती है, वो चिल्का लेक में भी मिलती है, म्यांमार में भी पाई जाती है और मीकोंग रिवर में भी ये आपकी पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉपुलेशन अभी डबल हुई है डॉल्फिन्स की चिल्का लेक के अंदर, इसी वजह से चिल्का और इरावती डॉल्फिन को लेकर ये क्वेश्चन जो था वो बनाया गया था। चलिए, सो प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा और जो आपका रिवीजन पैकेज है इसमें आप एनरोल करा लीजिएगा। आखिरी के दिनों को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है, कैसे मिनिमम टाइम के अंदर पूरा आप अपना पूरे साल की जो मेहनत है उसको रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन फाइंड दैट इन दिस कोर्स, जिसके अंदर आपका मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आप पूरा जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो आप रिवाइज कर पाएंगे और अराउंड 4,000 to 5,000 कॉन्सेप्ट जो आपके हैं आप एग्जाम के अंदर लेके जा पाएंगे विद 100% रिवीजन, जो कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी सीरीज में इंटरेस्टेड है तो प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। 100 डेज 200 डेज या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर एनरोल करा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सागर को लेकर है। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को लेकर दे रखी है और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
तो SAGAR या फिर सागर जो है, इसको लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज लॉन्च्ड इन 2010, 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशन रीजन, IOR के लिए इंडिया का ये एक स्ट्रेटेजिक विजन है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, वैसे मैंने आपको बताया है कि यूजुअली यूपीएससी जो है वो आपसे ईयर या डेट वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी उन 100 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे ईयर जो है, जो काफी सिग्निफिकेंट ईयर्स होते हैं, उनको लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और मैं आपको बार बार बताता हूं, जैसे जो आपका सिल्क रूट है या मैरीटाइम रूट है, CPEC है, या फिर आप कहें कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो शी जिनपिंग का एक फेवरेट एरिया है, फेवरेट प्रोजेक्ट है। उसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और अगर हम ये चीज को जानते हैं, और वैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि सागर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस इसी वजह से ज्यादा भी हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट एरिया है, वो फेवरेट प्रोजेक्ट है। और क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट एरिया है, तो डेफिनेटली जब वो सरकार में आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद ही तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया होगा ना। तो 2010 में कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही 2014 के अंदर बनी थी, तो डेफिनेटली 2014 या इसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर इस प्रोजेक्ट को लेकर आए होंगे, क्योंकि ये आया था 2015 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन सेंस को यूज करना है आपको, और एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, ये एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक विजन है इंडियन ओशन रीजन को लेकर। अगर आपको याद हो, सागर इनिशिएटिव के अंदर ही हमने अभी सेशल्स के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट जो है MOU साइन किए, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उसे लॉन्च भी किया है सेशल्स के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जब किसी भी तरीके का कोविड के टाइम में हेल्प करनी होती थी आसपास की कंट्रीज को, चाहे वो फोडर मटेरियल प्रोवाइड करना होता था या फिर दवाइयां प्रोवाइड करनी होती थी, तो वो भी सागर मिशन के अंदर, सागर 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत प्रोवाइड करी गई थी। थ्रू सागर इंडिया सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके साथ करी जा सके। इंडिया सेफ गार्ड भी करना चाहता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को और इंडियन ओशन को भी, और उसके लिए आसपास की जो कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं या फिर दूसरी कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन में फॉल करती है, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हम लोग सागर के साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, ये सबको भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम ब्लू इकोनॉमी को भी एक रियलिटी बना सकें। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सागर के बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इजराइल की लोकेशन को लेके, और मैंने आपको बताया था कि यूएस जो है उसके अभी हाव भाव थोड़े से बदले हुए हैं जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, और यहां पर इंडिया के अगेंस्ट में तो उसने कदम उठाने शुरू कर ही दिए हैं। अब अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले हमने हीलियम के बारे में पढ़ा था, हीलियम भी हमें अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा यूएस 2021 के अंदर, और यहां पर हमारे EEZ के अंदर पेट्रोलिंग अलग से शुरू करने की बात करी जा रही है। तो यहां पर सिर्फ इंडिया को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, इजराइल भी पीछे नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स इन अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल टू दिस अर्लियर पॉलिसी, पहले अर्लियर पॉलिसी जो थी, अगर आप देखेंगे यूएस हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता था पैलेस्टीन के अगेंस्ट में, लेकिन अभी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर, उसने क्या किया है, उसने $235 मिलियन का एक जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी पैलेस्टाइन को, वो दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया, जिसको कि अभी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सिग्निफिकेंट रिवर्सल जो है यूएस के स्टांस में देखा जा रहा है, चाहे वो इंडिया के विजावी हो या फिर इजराइल के विजावी हो। और इजराइल के लिए अगेंस्ट में ये जो कदम उठाया गया है यूएस के द्वारा, इसी वजह से ये पूरी न्यूज थी, और हम इजराइल की लोकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। देख लेते हैं, लेबनान इसके नॉर्थ में है, इजराइल के नॉर्थ में हो सकता है, सीरिया इसके वेस्ट में है, इजिप्ट इसके ईस्ट में है। इस एरिया से क्वेश्चन बहुत बार मैप रिलेटेड पूछे जाते हैं, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। जल्दी से बताएं, अब तो हमने भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हर बार एक नए एंगल से। लेट्स सी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं या नहीं। चलिए, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 235 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस पैलेस्टीन को दी, और 15 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस कोरोना वायरस के लिए भी पैलेस्टीन को देने के लिए यहां पे अनाउंस किया है। अगर हम बात करें इजराइल की लोकेशन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, देख लेते हैं एक बार मैप के ऊपर क्या चीज है यहाँ पे। इजराइल, दिस इज इजराइल। लेबनान कहां पर है, नॉर्थ में है। सीरिया कहां है, आपका नॉर्थ ईस्ट में है। जॉर्डन ईस्ट में है। इजिप्ट आपका साउथ वेस्ट में है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस कि कौन कौन सी चीजें कहां पे लोकेट करते हैं। लेबनान नॉर्थ में था, बिल्कुल ठीक है, लेबनान नॉर्थ में था। सीरिया कहां था, सीरिया नॉर्थ ईस्ट में था, वेस्ट में नहीं था। इजिप्ट कहां था, इजिप्ट साउथ वेस्ट में था, ईस्ट में नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मैप रिलेटेड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि हाइड्रोफोन को लेकर है।
चलिए देखते हैं हाइड्रोफोन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन हाइड्रोफोन को लेकर आपका सही है। ये डिटेक्ट करता है अकूस्टिक सिग्नल अंडर द वाटर, पानी के नीचे अकूस्टिक सिग्नल को ये डिटेक्ट करता है। व्हेन सबमर्ज्ड इन द ओशन अ सेरामिक हाइड्रोफोन प्रोड्यूसेस स्मॉल वोल्टेज सिग्नल्स। ये जो सेरेमिक का हाइड्रोफोन होता है ये छोटे छोटे वोल्टेज सिग्नल को भी प्रोड्यूस करता है, मे बी पॉसिबल है। हाइड्रोफोन्स मेजर ओशन साउंड्स विद ग्रेट प्रिसिजन, काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ हाइड्रोफोन्स जो होते हैं ओशन साउंड्स को मेजर करते हैं। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो एक स्टडी करी गई थी जिसमें बताया कि देयर वाज रिड्यूस्ड नॉइज पोल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक ओइंग टू लॉकडाउन की वजह से जो नॉइज पोल्यूशन था वो काफी हद तक कम हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुई थी, तो उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड कम हुआ था और कहीं ना कहीं जो नॉइज पोल्यूशन था वो भी कम हुआ था। इन द अंडर वाटर वर्ल्ड टू एंथ्रोपोनी ह्यूमन मेड साउंड्स रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी दोबारा से जो है देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जब ओपन हुए हैं दोबारा से जो नॉइज पोल्यूशन है दोबारा से इंक्रीज हो रहा है और इसी वजह से हाइड्रोफोन जो थे वो न्यूज में थे। यस, ये अकूस्टिक सिग्नल को अंडर द वाटर डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ पहला और तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे मिलता जुलता ही है। ओशन के नीचे की जो साउंड्स होते हैं उसको बिल्कुल प्रिसीजन के साथ डिटेक्ट किया जाता है इसके द्वारा। साथ ही साथ स्मॉल वोल्टेज सिग्नल को भी ये प्रोड्यूस करता है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं हाइड्रोफोन्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चन है। कोविड के म्यूटेंट वायरस को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। म्यूटेंट वायरस इज एसोसिएटेड विद लार्ज स्पाइक्स ऑफ कोविड-19 केसेस इन सम कंट्रीज। हो सकता है इट अनेबल्स वायरसेस टू बिकम मोर इन्फेक्शियस बट कैन नॉट इवेड एंटीबॉडीज। मे बी इट हैज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद रिडक्शन इन वैक्सीन एफिकेसी। मे बी पॉसिबल है। सोचिए क्या आंसर होगा म्यूटेंट वायरस को लेकर, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए हमने कल ही डिस्कस किया था म्यूटेंट वायरसेस के अलग अलग जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है VOI, कहां से आए हैं। ये यूके से आए हैं, ब्राजील से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं ऐसे केसेस, इंडिया से ऐसे केसेस आए हैं। तो म्यूटेंट वायरस जो एसोसिएट करता है उसमें स्पाइक्स जो है वो काफी ज्यादा होती हैं और इसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर जाता है। तो ये जो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें म्यूटेंट केसेस जो होते हैं, म्यूटेंट वायरस जो आपके नए नए जो स्ट्रैंड्स निकल के आ रहे हैं वो जो है वैक्सीन का भी जो इंपैक्ट है उनके ऊपर कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है और इसी वजह से ये चिंता का विषय है क्योंकि कोविड-19 के ऊपर तो हमने कहीं ना कहीं एक जो सक्सेस थी वो पा ली थी, लेकिन जब नए नए स्ट्रेन आने लगेंगे तो हर बार जब नया स्ट्रेन आएगा वो एक नई तरीके से कोविड-19 को लेकर हमें डील करना पड़ेगा। ये वायरस को एनेबल करते हैं ताकि वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वो एंटीबॉडीज को भी इवेड कर जाते हैं। जो एंटीबॉडीज हमारी जो बेसिकली इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं, हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, जब कोई नया स्ट्रेन आता है तो वो एक नए वायरस की तरह काम करता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होती है वो उस वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाती। सो दे कांट इवेड एंटीबॉडीज। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दे कैन इजिली इवेड द एंटीबॉडीज। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो नए नए स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, जो नए नए वायरसेस आ रहे हैं, दे आर मोर इन्फेक्शियस, उनके ऊपर वैक्सीन का भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है और जो हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है उसका भी इंपैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आज के। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट टी सेल्स। टी सेल्स को लेकर पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंस होती है। इट क्रिएट्स द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजन। स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो ये क्रिएट करता है। द टी सेल्स आर लाइक सोल्जर्स, जो कि क्या करते हैं, जो टारगेटेड इन्वेडर्स को सर्च करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए जो टी सेल्स हैं बिल्कुल सही है, ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, एक सोल्जर की तरह काम करते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनको सर्च करके उनको खत्म कर देते हैं और स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्स देते हैं और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेटर बनाने में एक काफी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है उसको निभाते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि की इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टी सेल्स के बारे में मत भूलिएगा क्योंकि कोरोना को लेकर नए नए स्ट्रैंड्स आ रहे हैं तो टी सेल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अभी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं।
तो जल्दी से मुझे बताएं ओपेक के ओरिजिनेटिंग मेंबर्स कौन कौन से थे। 5 कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताए थे और इसका हेडक्वार्टर भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर करना काफी जरूरी है बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच यू विल रिमेंबर फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और एग्जाम के अंदर भी जब पूछा जाएगा तो आपको ये चीज याद रहने वाली है। तो 5 मेंबर्स के नाम जल्दी से बताएं। 4 तो स्क्रीन पे आपके सामने है और मैंने 5वां मेंबर आपको बताया था वेनेजुएला और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के अंदर हेडक्वार्टर है जो इसका मेंबर नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक पॉइंट था। फिर हमने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में जाना था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहां पर लोकेट करता है इसका हेडक्वार्टर जल्दी से बताएं। साथ ही साथ जो पूरा इटालियन मरीन्स का केस था वो हमने डिस्कस किया था, हेग के अंदर है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी है उसको भी ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने अनक्लोज के बारे में जाना था। यूएस का पूरा इशू मैंने आपको बताया था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि सीज और ओशंस के साथ डील करती है और यहां पर डोमेस्टिक मैरिटाइम लॉज जो है यूएस क्लेम करता है और इसके वायलेशन के लिए भी जो है अनक्लोज को हम कॉल फॉर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वेरियस बाउंड्रीज के बारे में देखा था। जल्दी से मुझे बताइए टेरिटोरियल जोन कितना होता है, कॉन्टिजियस जोन कितना होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होता है और हाई सीज जो है वो कहां से शुरू होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकी अपनी अपनी क्या आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है वो भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। देन वी डिस्कस अबाउट इरावदी डॉल्फिन कहां पे पाई जाती है बताइएगा। चिल्का लेक में डॉल्फिन की जो संख्या है वो डबल हुई है, इसी वजह से डॉल्फिन और चिल्का लेक को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, ये मीकोंग रिवर म्यांमार चिल्का लेक में पाई जाती है। प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, चाहे वो मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल करें या फिर रिवीजन सीरीज में एनरोल करें। रिवीजन जरूर करिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूं रिकॉलिंग या रिवीजन एक ही बात है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करता है। होता क्या है, हम बहुत बार बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है रिवीजन की कमी होने की वजह से जब एग्जाम के अंदर जाते हैं, एग्जाम का जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें लगता है कि ये चीज हमने पढ़ी तो है लेकिन हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी रिकॉल उसी रिवीजन के लिए 50 डेज की रिवीजन सीरीज जो है उसे स्टार्ट किया गया है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिस्कशन हमारा हुआ था सागर को लेकर। जल्दी से बताएं कब इसको लॉन्च किया गया है। इंडियन ओशन रीजन के लिए इसके स्ट्रैटेजिक विजन को लेकर ये प्रोग्राम लेके आया गया था 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ, प्रोजेक्ट सागरमाला के साथ, प्रोजेक्ट मौसम के साथ, ब्लू इकोनॉमी के साथ भी इंटीग्रेट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका मिल सके। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था इजराइल की लोकेशन को लेकर। तो मैप के ऊपर देखिएगा, प्लीज बताएं मुझे किन किन कंट्रीज का बॉर्डर जो है वो टच करता है इजराइल को। यहां पर आप चाहें तो मैप के अंदर देख के भी बता सकते हैं, बिना देखे भी बता सकते हैं। देन हाइड्रोफोन के बारे में डिस्कशन हुआ था, नॉइज पोल्यूशन को लेकर हमने डिस्कस किया था। डोमेस्टिक एक्यूस्टिक सिग्नल्स जो है उसको डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ हाइड्रोफोन मेजर करता है ओशन साउंड्स को। और यहाँ पे लॉकडाउन के बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से नॉइज पोल्यूशन कम हुआ था और अभी दोबारा से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है तो उससे नॉइज पोल्यूशन दोबारा से बढ़ रहा है। देन हमने म्यूटेंट वायरस के बारे में जिक्र किया था, मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताए थे जहां से ये नए नए स्ट्रैंड्स निकल के आ रहे हैं। तो उन 3-4 कंट्रीज के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यूटेंट वायरसेस के जो नए नए स्ट्रैंड्स हैं वो निकल के किन किन देशों से आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ये स्ट्रैंड्स जो है वो देखे गए हैं, जिसमें अभी मैंने आपको 4 नाम बताए थे, वो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था, आज का जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे हमने टी सेल्स के बारे में देखा था। जल्दी से बताएं ये व्हाइट ब्लड सेल होते हैं या फिर रेड ब्लड सेल होते हैं। बेसिकली सोल्जर्स की तरह काम करते हैं जो कि इन्वेडर्स को खत्म करने में और हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक्टिव रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद अपने मार्क्स को आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए, टी सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, 1 लाइन आंसर करिएगा इसका और कोशिश करेगा वही सभी चीजें रिकॉल करने की जो मैंने आपको पढ़ाई है टी सेल्स के बारे में। मैंने कम से कम आपको 5 से 6 फैक्ट्स जो है टी सेल्स को लेकर बताएं, क्योंकि हमारा जो लास्ट 10th क्वेश्चन था वो इसी चीज को लेकर था। तो प्लीज इवेट मत करिएगा, अवॉइड मत करिएगा। बहुत बार आपको लगेगा कि फालतू का क्वेश्चन है, बहुत बार आपको लगेगा आपको आंसर पता है, बहुत बार आपको लगेगा कि मुझे आंसर नहीं पता लेकिन अब इसे ढूंढे कौन गूगल करे। तो ये सभी चीजें जो ब्रेन आपका ट्रिक करने की आपको कोशिश करेगा वो मत करने दीजिएगा। आप इसका आंसर जरूर करिएगा, अगर पता है तो उसे टाइप करिएगा, नहीं पता तो उसे सर्च करिएगा और फिर टाइप करिएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, 365 डेज में 365 क्वेश्चंस आप आंसर कर चुके होते हैं। यहां पे मेंस का जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक गिवन द स्टांस ऑफ यूएस वी नीड टू रीथिंक आवर रिलेशन विद अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो है अभी कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के साथ जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने रिलेशन यूएस के साथ रीथिंक करने की जरूरत है? तो फ्रॉम द आईएफएस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फॉरेन सर्विस डिप्लोमेट पर्सपेक्टिव इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हमें यूएस के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए या फिर रशिया के साथ, क्योंकि देखिए
आप दोनों तरफ तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक स्टांस तो लेना पड़ेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप क्या इसका आंसर करेंगे और उस आंसर को जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। इंटरव्यू का भी आंसर आप अपना इन ग्रुप्स के अंदर, जो मेंस का ग्रुप है टेलीग्राम का और जो इंटरव्यू का ग्रुप है, इस पे आप सबमिट कर दीजिएगा, जैसे कि बाकी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्री50 कोड को यूज कर लीजिएगा और उस सीरीज के अंदर एनरोल करके अपने लेक्चर्स को, क्लास लेक्चर्स को यहां पर अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए, कोई भी आपका डाउट होता है, यू नो वेयर टू अप्रोच मी, अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और जब आप सेकंड और थर्ड टाइम देखते हैं तो उसे नोट्स में अपने जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज नोट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। टेलीग्राम के ऊपर इस पूरे लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी रात को 10 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।